Hello everyone, my name is Himank and in this video we will understand anti-neoplastic agent। ये क्या है आपका एक मेडिसिन है, ठीक है, जिसका यूज़ हम ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है। और इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन पे चलेंगे और इसके जो टाइप्स है हमारे एमएससी फोर्थ सेम में जो भी टाइप्स सिलेबस में प्रेजेंट है उन सभी को हम क्या करेंगे, डील करेंगे और उनके मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। तो ये इसका वन शॉट वीडियो रहेगा, मतलब सभी टॉपिक्स इसमें कवर अप कर लेंगे अपन, ठीक है। वीडियो की लेंथ बढ़ सकता है, ठीक है, वन शॉट है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट से कि ये होता क्या है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो ये मैंने बताई है कि ये क्या है, आपका ड्रग है या फिर मेडिसिन कह सकते हैं आप, मेडिसिन, जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है आपके टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अभी कैंसर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि आप तो मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको अगर मेडिसिन की मतलब मेडिसिन को समझना है तो सबसे पहले बीमारी को मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उस मेडिसिन का मैकेनिज्म समझ पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कैंसर होता क्या है और ये किस टाइप का डिसीज है, इसको समझिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पे जाएंगे जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तब आपको क्लैरिफिकेशन होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक तरह का एक बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस डिसीज है, ठीक है। अब ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये इस अगर बढ़ गया आपके बॉडी में, मतलब ये अगर हाई लेवल में चला गया तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जो आपका बॉडी है वो अगर नहीं पता है, बाई चांस आपका है, बहुत सारे जो केमिस्ट्री के हैं वो क्या है, मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनको सेल्स वगैरह की नॉलेज नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है, ठीक है। और सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल से छोटा कुछ है ही नहीं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके। और उसका अगर एग्जांपल की बात करूँ तो बैक्टीरिया है, जो कि एक सेल है, ठीक है, और वो मतलब अकेला सेल है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। क्लियर। और हमारा बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। आपके नंबर्स कम पड़ जाएंगे, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैंसर की, तो कैंसर में होता क्या है, जो हमारा बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड कलर से बनाता हूँ, ठीक है। जो कुछ बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, आपके डिफेक्टेड हो जाते हैं। डिफेक्टेड मतलब, कहने का मतलब वो क्या हो जाते हैं, कैंसर, मतलब कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डिफेक्टेड बोल सकते हैं आप, खराब हो जाते हैं। तो लिख देता हूँ मैं डिफेक्टेड, डिफेक्टेड सेल, और इसको मैं क्या बोलूँगा, कैंसर सेल बोलूँगा, ठीक है, कैंसर सेल भी बोलूँगा। क्लियर है। डिफेक्टेड सेल है, ठीक है। और एक और ये जो सेल होता है इसका क्या, इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो इस टाइप से होता है कि ये क्या करता है, आपके जो न्यूरॉन्स के कमांड है। अब न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है आपके ब्रेन में जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको कमांड देने के लिए एक सिग्नल के फॉर्म में क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। तो ये जो डिफेक्टेड सेल है वो उन सिग्नल्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, मतलब हमारे बॉडी के कंट्रोल में होता ही नहीं है। जनरली होता क्या है, अगर मैं कॉमन सेल से इसका कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो जो कॉमन सेल होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये क्या है आपका नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, जो कि अफेक्ट डिफेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल सेल है आपका, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका डिफेक्टेड सेल है जो कि कैंसर सेल है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का अगर कंपैरिजन करूँ तो दोनों सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड करने की बात करूँ, ठीक है, तो दोनों ही सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब अगर डिवाइड दोनों ही सेल करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच,
तो डिफरेंस ये है कि ये जो नॉर्मल सेल है वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में है, ठीक है। मतलब ये क्या है, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल ओवर ब्रेन लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे जो ब्रेन गलत वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अंडर कंट्रोल अवर बॉडी, ठीक है, अवर बॉडी, ठीक है। मतलब हमारे न्यूरॉन्स के ये कंट्रोल में है, ठीक है। बॉडी भी लिखना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। मतलब ये क्या है, आपके जब ज़रूरत पड़ेगी तभी डिवाइड करते हैं, और वो भी न्यूरॉन्स के सिग्नल्स के मैनर पे। मतलब जैसे कि अगर न्यूरॉन्स अगर इसको सिग्नल देता है कि आप डिवाइड करो, तो ही ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इनका पर्टिकुलर एक पीरियड भी होता है जिसमें क्या करते हैं, ये मर जाते हैं और उससे पहले ये क्या करते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर इनकी बात करें और डिफेक्टेड सेल की बात करें, तो ये क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है, और न्यूरॉन्स के कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में कहने का मतलब क्या है, ये न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को क्या करते हैं, ये इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होते हैं। मतलब न्यूरॉन्स सिग्नल्स के थ्रू ये क्या किए जा सकते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अंडर कंट्रोल लिखा है, और यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल लिखा है, ठीक है। क्योंकि ये न्यूरॉन सिग्नल्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब उनका कहा मानते ही नहीं है, सीधा सीधा, ठीक है। और जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के सिग्नल्स के थ्रू अपना जो भी डिवाइड है या फिर डाई मतलब मरना होता है, ठीक है, मतलब डेड होता है। सेल भी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम के बाद क्या होता है, लाइफ स्पेन के बाद, ठीक है। मतलब एक पीरियड होता है इनका भी, ठीक है, पर्टिकुलर एक पीरियड होता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सिग्नल जाता है आपके न्यूरॉन्स के थ्रू कि आपका लाइफ, जो आप जैसे कि कोई सेल डैमेज हो गया है, ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या करेगा, उसको सिग्नल देगा कि आप डेड हो जाइए, आप डैमेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उस ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल हैं। और जो डिफेक्टेड सेल है वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होते ही नहीं। क्लियर है। और यही रीज़न होता है कि जो डिफेक्टेड सेल है वो क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब रैपिडली डिवाइड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे भी ये सेल इन्फेक्टेड होगा, मतलब जहाँ के भी सेल ये क्या होंगे, डिफेक्टेड होंगे, मतलब कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म कर देगा, ट्यूमर। अब यही ट्यूमर अगर साइज में बढ़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो आपका क्या है, ट्यूमर है, ठीक है, वो अगर साइज में बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैंसर होता है, कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गई आपकी डिफेक्टेड सेल की बात, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल सेल है वो तो कंट्रोल में होता है, ठीक है, उसका जो भी है आपका डिवाइडिंग और आपका डेड होना, ठीक है, वो सभी न्यूरॉन्स के सिग्नल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉर्मल सेल और डिफेक्टेड सेल में अंतर, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब इस टेक्निक का यूज़ करके, सॉरी, जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, आपके ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर। तो यहाँ पे जो कैंसर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये क्या करता है, रैपिडली डिवाइड करता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, रैपिडली डिवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं हम इस एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के थ्रू क्या करेंगे, इसका डिवीजन जो होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। क्लियर। प्रॉब्लम आखिर है क्या, ये समझिए, ठीक है। जो कैंसर होते हैं वो कैंसर सेल क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, और वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी ये प्रेजेंट है वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं। और इतना ही नहीं, मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फैलते हैं। ये ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। स्प्रेड मतलब फैलना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाके स्प्रेड करते हैं और फैलते हैं। और इस अगर इसका फैलाव अगर ज़्यादा हो गया, मतलब स्प्रेडिंग इसका क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब ये क्यों डिफ़िकल्ट होता है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और
अब इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो इसी बेस पे होता है कि इसका जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको क्या करें, कंट्रोल कर लें, ठीक है। जो रैपिडली ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसको कंट्रोल अगर हमने कर लिया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है उसका जो मैकेनिज्म होगा वो इसी बेस पे होगा कि वो क्या करे, इसके डिवाइडिंग को रोके। मतलब जो सेल्स है उसके जो डिवाइडिंग के जो जो कि रैपिडली डिवाइड कर रहा है, जो आपके डिफेक्टेड सेल है जो कि रैपिडली डिवाइड कर रहा है, उसको रोकने का मैकेनिज्म होगा आपके एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का। क्लियर है? मतलब यही इसका एम है कि इसके जो डिवाइडिंग है, जो डिवाइड हो रहा है आपके डिफेक्टेड से, उसको किसी न किसी तरीके से रोकना, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझिए कि जो सेल, एक सेल कैसे डिवाइड करता है। अब ये आपके सिलेबस में हालांकि है नहीं, बट इस जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका से मतलब किसी सेल का जो सेल कैसे डिवाइड करते हैं ये तो पता होना चाहिए ना। तो जब तक आप इस सेल का सेल डिवीज़न नहीं समझेंगे, हालांकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से पेरिफेरल लेवल पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और जिससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को समझने मतलब मैकेनिज्म समझने से पहले आपको सेल साइकिल समझना पड़ेगा। सेल साइकिल होता क्या है, सेल एक सेल से दो सेल में कैसे कन्वर्ट होता है उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं, सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया, ठीक है। सेल साइकिल होता क्या है, एक सेल से दो सेल कैसे फॉर्म होते हैं उसको हम सेल साइकिल कह सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे सेल साइकिल को अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो जो सेल साइकिल है, ठीक है, सेल साइकिल या फिर एक सेल से दो सेल में कैसे ये कन्वर्ट होता है, तो ये अगर मैं बताऊँ तो ये क्या है, आपका एज्यूम कीजिए ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। एज्यूम क्या करना है, ये एक सेल ही है, ठीक है। अब सेल में होता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सेल में होता है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। वो क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका डीएनए होता है जनरली, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह की बात ना करें, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सेल साइकिल में, मतलब सेल डिवीजन में, वो क्या करता है, सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या है, जो एक जोड़ी जो आपका डीएनए है वो क्या करता है, डिवाइड करता है और एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक डीएनए था, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, दो डीएनए फॉर्म हो गया, ठीक है। जिसकी अगर मैं अगर इसको नाम दूं तो ये क्या हो गया, वन, और ये हो गया टू डेज, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, दो डीएनए फॉर्म हो गए। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि डीएनए का रेप्लिका फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आप मार्कशीट का रेप्लिका बनाते हैं ना, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है आपको, तो मार्कशीट का रेप्लिका कराने जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो कॉपी बोलते हैं, ठीक। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की एक कॉपी जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो कॉपी है वो पहला स्टेप है, ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पहला स्टेप है। इसको क्या बोलते हैं हम, डी डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब जो सेकंड जो स्टेप है उसमें होता क्या है, जो आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो क्या होता है, दो इक्वल हाफ में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है ये समझिए। जो सेल है आपका वो एक कंपार्टमेंट लाइक की स्ट्रक्चर है। जैसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, एक राउंड शेप, हालांकि शेप को इग्नोर कीजिए आप, चारों तरफ से क्या होता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ये घिरा होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। तो इसको हम कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर के जो अंदर है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, आपके साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है, लिक्विड होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपके मॉलिक्यूल जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, इक्वल हाफ में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इक्वल हाफ में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जो इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक, जस्ट सेकंड, क्या हो गया, तो क्या बोलते हैं अपन, साइटो
प्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का दो इक्वल हाफ में डिवाइड होना साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका साइटोप्लाज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया और यहाँ से क्या हो गया, आपके एक सेल से दो सेल फॉर्म हो गया, ये सेकेंड हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका पहला हो गया, ठीक। तो ये दो सेल फॉर्म हो गए, टू डॉटर सेल आर फॉर्म, ठीक। तो ये होता है आपका एक जर्नल सेल साइकिल जो कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है जो सेल साइकिल है, अगर मुझे उसको रोकना है, एज्यूम कीजिए कि ये जो सेल है वो क्या है आपका डिफेक्टेड सेल, डिफेक्टेड सेल है, एज्यूम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि अगर ये क्या है आपका डिफेक्टेड सेल, डिफेक्टेड सेल, या इसको मैं कैंसर सेल भी बोल सकता हूँ, ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने डिफेक्टेड लिख दिया है, ठीक है। अगर मुझे इसका सेल साइकिल को रोकना है, मतलब डिवाइड होने से रोकना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो मेरा एम रहेगा वो क्या रहेगा, इसके डीएनए रेप्लिकेशन को होने नहीं देना है, ठीक। अब अगर मुझे डीएनए रेप्लिकेशन को किसी भी तरीके से रोकना है, ठीक है, जो पहला स्टेप है वो क्या है आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है। इस स्टेप को अगर मुझे रोकना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके डीएनए को किसी भी तरीके से, इसके जो डीएनए है उसको किसी भी तरीके से क्या करूँगा, डैमेज करूँगा। तो जो आधे से ज़्यादा जो एंटी एंटी नियोप्लास्टिक जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी टेक्निक के थ्रू करते हैं, ठीक है, बट उनका जो बेसिक फंडामेंटल जो फिनोमिना है वो क्या होता है, आपके डीएनए को डैमेज करना होता है, क्लियर है। अगर आपको किसी सेल को डिवाइड होने से रोकना है तो उसके सबसे पहले डीएनए को डैमेज कर सकते हैं आप, ये उसका एक सबसे मतलब पहला टेक्निक जो है। अगर किसी सेल को डिवाइड होने से रोकना है तो उसके सेल को क्या, उसके डीएनए को क्या कर दीजिए आप, डैमेज कर दीजिए, जिससे क्या होगा, सेल ना तो डिवाइड कर पाएगा और ना तो सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि डीएनए क्या होता है, एक तरह से ब्रेन का काम करता है। जैसे अगर आपका ब्रेन आपके बॉडी से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वैसे ही क्या होता है, आपके आधे से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके जो बॉडी में चल रहा है वो किसके कोऑर्डिनेशन से चल रहा है, आपके ब्रेन के, ठीक है, न्यूरॉन्स के, ठीक है। तो अगर आपके जिसकी सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, एक तरह से डीएनए ही है, ठीक है। अब डीएनए को ही आप क्या कर दिए, डैमेज कर देंगे, तो क्या हो गया, आधे से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल में परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और इन्फेक्ट हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब वो जो सेल है उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगे, जिससे क्या होगा, सेल ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और डिवाइडिंग की तो बात भूल ही जाइए, क्योंकि सेल अगर डीएनए एक बार डैमेज हो गया तो वो क्या होता है, वो मतलब डिवाइड नहीं कर पाता जब तक कि वो डैमेज रिपेयर ना हो, ठीक है। तो इसका जो डैमेज करेंगे हम इस तरह से डैमेज करेंगे कि वो रिपेयर ना हो पाए, याद रखिए। हालांकि ये 18 मिनट आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस की बातें चल रही है, ठीक है, बट ये 18 मिनट से आगे आने वाले जो 18 मिनट्स हैं उसको कवर अप कर देगा, आप टेंशन ना लीजिए। बाकी जो अगर आप ये इतना चीज़ों को समझ गए हैं तो आगे आने वाली चीज़ें आपको बहुत ही 10% ब्रेन के साथ भी अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अब के मेन टॉपिक में, आपके जो मेन टॉपिक है जो कि एमएससी के जो सिलेबस में है उस पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, एक सेल कैसे डिवाइड करते हैं ये बताया। अब सेल को अगर रोकना है, ठीक है, तो वो कैसे रोक सकते हैं ये बताया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे एक तरीका हो गया कि आपके डीएनए को क्या करें, डैमेज कर दें, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन जो कि सेकंड जो स्टेप है आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, उसमें क्या करता है, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है धागा टाइप का, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, कुछ ये जो जैसे कि माइटोटिक इनहिबिटर, एंटी नियोप्लास्टिक का ये एग्जांपल है जो कि हमारे एमएससी सिलेबस में है। माइटोटिक इनहिबिटर ये क्या करता है, आपकी स्पिंडल फाइबर को क्या करता है, फॉर्म होने से रोकता है। मतलब अगर स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं तो ये जो आपका डीएनए है वो क्या होगा, एक ही जगह, मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा, मतलब एक ही जगह होगा, ठीक है। यहाँ पे जब तक ये डीएनए आपके अपोजिट पोल में जाएंगे नहीं तब तक कि आपका सेल डिवाइड नहीं करेगा।
तो ये जो माइटोटिक इनहिबिटर होता है वो स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन से क्या करता है, इनहिबिट करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो माइटोटिक इनहिबिटर है, माइटोटिक इनहिबिटर, इनहिबिटर वो क्या करता है, इसको स्पिंडल फाइबर को क्या करता है, फॉर्म होने से रोकता है। ठीक है, तो क्या करता है वो, इनहिबिट लिख देता हूँ यहाँ पे, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, माइटोटिक जो इनहिबिटर है वो क्या करता है आपके, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर होता है उसको इनहिबिट फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन होने से क्या करता है, रोकता है आपका स्पिन, जो माइटोटिक इनहिबिटर है। और ये किसका एग्जांपल है आपका, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, प्लास्टिक एजेंट्स। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं, अब जो आपका मेन टॉपिक है। ठीक है, 20 मिनट हालांकि चले गए आपके, बट इसके बाद जो टॉपिक, मतलब जो भी चलेगा आपको इजीली समझ आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक, बस आप अगर 20 मिनट अगर ध्यान से सुन लिए होंगे तो। ठीक है, तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस में 4 एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं। ठीक है, तो जो पहला है एल्कलाइटिंग एजेंट्स, एंटी, और सेकंड जो है वो क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स, और तीसरा जो है वो क्या है आपका, कार्सिनोलेटिक एंटीबायोटिक, और जो चौथा क्या है आपका, माइटोटिक इनहिबिटर, जिसका यूज़ मैंने अभी रिसेंट में बताया है। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स है उसको वर्ड को क्या करते हैं, डिकोड कर लेते हैं। तो एंटी नियोप्लास्टिक जो एजेंट है वो देखिए कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले जो एंटी है, ठीक, एंटी का मतलब होता है क्या है आपके, अगेंस्ट। ठीक है, नियो का मतलब होता है क्या, आपका न्यू। ठीक है, और प्लास्टिक का मतलब होता है क्या है, फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है, इस वर्ड से आपको, कि ये क्या करता है, न्यू फॉर्मेशन। अगर चेंज कर लूँ मैं, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके न्यू फॉर्मेशन। अब न्यू फॉर्मेशन कौन से वाले, आपके कैंसर सेल वाले, नॉर्मल की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक, तो जो न्यू फॉर्मेशन होता है उसको क्या करता है, अगेंस्ट होता है उसके, अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या करता है ये, वर्क करता है। क्लियर है, तो जो न्यू फॉर्मेशन होता है आपके कैंसर सेल का, उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये वर्क करता है। क्लियर है, तो इस वर्ड को अगर सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो उस वर्ड को डिकोड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जो टॉपिक है उसका नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसका स्पेसिफिक रीज़न होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एंटी नियोप्लास्टिक को अगर हमने डिवाइड किया, मतलब ब्रेक डाउन किया, तो इसके वर्ड से ही हमको ये आइडिया हो गया कि ये क्या करता है, न्यू फॉर्मेशन के अगेंस्ट द वर्क करता है। अब यहाँ पे न्यू फॉर्मेशन किसका हो, किसके अगेंस्ट वर्क करना है हमने, कैंसर के, तो वहाँ पे न्यू फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे कैंसर सेल का हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम ये जो एजेंट्स होते हैं या फिर ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्लियर है, अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, ठीक है, जस्ट सेकेंड, अब अगर इसके जो एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसर फाइटिंग मेडिसिन होते हैं। ठीक, कैंसर से फाइटिंग करने वाले मेडिसिन होते हैं, और जो कि इसके स्टॉप करते हैं ग्रोथ को, और स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। ठीक है, और यहाँ ये क्या करते हैं, आल्सो किल द कैंसर सेल, मतलब कैंसर सेल को मारने का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं, डीएनए को डैमेज करके। क्लियर, स्टॉपिंग देम फ्रॉम ग्रोविंग और डिवाइडिंग। मैंने पहले बताया कि इसका कैंसर का ट्रीटमेंट इसी बेस पे होता है कि उसके सेल्स को डिवाइड होने ना दें। क्लियर है, डिवाइडिंग और ग्रोविंग होने से क्या करना है, आपको रोकना है, स्टॉप करना है। क्लियर है, अब यहाँ पे प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब जो स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना होता है। ठीक है, तो प्रिवेंट करते हैं हम स्प्रेडिंग से, मतलब जो फैलने से इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है,
कैसे रोकेंगे हम? इसके डिवाइडिंग होने नहीं देंगे, ठीक है, डिवाइड होने नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, इसका स्प्रेड नहीं हो पाएगा अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है। अब ये जो होता है आपके, दे कैन कम इन मेनी फॉर्म्स लाइक पाइल्स, इंजेक्शंस एंड आईवी ड्रिप्स। ये 3-4 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके, मतलब जो आपके एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं। इधर ये क्या हो गए, पाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, मतलब ले सकते हैं आप, इंजेक्शंस के फॉर्म में ले सकते हैं, आईवी ड्रिप्स के फॉर्म में ले सकते हैं। क्लियर है? अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप्स है जो हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है आपका, एल्केलाइटिंग एजेंट्स। अब ये वर्क कैसे करते हैं सबसे पहले ये सब, ठीक है। एल्केलाइटिंग एजेंट्स का जो वर्क है वो क्या है, सीधा सीधा डीएनए पे, डीएनए ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल डायरेक्टली, ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्टली कैंसर सेल के जो डीएनए होता है उस पे वर्क करता है। क्लियर? अब वो कैसे वर्क करता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लो। अब यहाँ पे होता क्या है सबसे पहले ये सब, ये क्या करता है, एल्केलाइटिंग एजेंट, जैसे कि ये कोई एक सेल है, एज्यूम कीजिए यहाँ पे, ये क्या है आपका, कोई एक सेल है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके डीएनए प्रेजेंट, ठीक, जो ये क्या है आपका कैंसर सेल है, और ये क्या है उसका डीएनए, ठीक है, ये क्या है आपका कैंसर सेल है, कैंसर सेल है, और ये क्या है उसका डीएनए, डीएनए। अगर मुझे इसका डिवीजन को रोकना है, ठीक है, डिवाइड करने से रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, जो एल्केलाइटिंग एजेंट्स हैं उसका मैकेनिज्म को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली डीएनए ऑफ कैंसर सेल पे क्या करता है, अटैक करता है, सीधा सीधा अटैक करता है। अब अटैक कैसे करता है ये समझिए। ये क्या करता है, जो आपका कैंसर सेल है उसमें क्या करता है, एक पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप क्या करता है, ऐड कर देता है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, एल्कलाइटिंग एजेंट्स को ट्रीट एज अ ट्रीटमेंट क्या किया, मेडिसिन के फॉर्म में अपने बॉडी में इंसर्ट किया, ठीक है। और ये क्या होता है, बॉडी में एंटर करने के बाद क्या करता है, ये कैंसर सेल में पहुंचता है, और कैंसर सेल के अंदर जाके ये क्या करता है, आपके डीएनए, जो कि कैंसर सेल का डीएनए होता है उसमें क्या करता है, ये एल्काइल ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, एल्काइल ग्रुप ऐड कर देता है। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, ऐड कर देता है। ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या कर दिया, ये इसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ऐड करने से होता क्या है ये समझिए, ठीक है। एल्काइल ग्रुप ऐड करने से क्या होता है, आपका जो डीएनए है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और वो ना तो डिवाइड कर पाता है और ना तो सरवाइव कर पाता है। क्लियर है? डीएनए ना तो रिपेयर हो पाता है और ना तो डिवाइड कर पाता है। क्लियर? सर्वाइव करने का मतलब ना तो रिपेयर हो पाता है, ठीक। तो ना तो रिपेयर होगा, दैट्स मीन वो सेल ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज रहा बहुत टाइम तक तो सेल क्या होता है, सेल के बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रुक जाते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल सेल क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये सेल आपका डीएनए डैमेज है तो सेल तो डिवाइड डिवाइड नहीं कर पाएगा और ना ही सर्वाइव कर पाता है, ठीक। तो इससे होता क्या है, आपका सेल सेल क्या होता है, यहाँ पे आप, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आपको चार्ट फॉर्मेट में मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एल्कलाइटिंग, जस्ट एजेंट्स को क्या किया आपने, आपके बॉडी में पहुंचा, ठीक है। बॉडी में पहुंचने के बाद क्या किया इसने, रीच रीच द कैंसर सेल, कैंसर सेल, ठीक है। अब कैंसर सेल में पहुंचने के बाद क्या किया, एंटर एंटर इनसाइड द सेल, इनसाइड ऑफ सेल, मतलब जो कैंसर सेल है उसके अंदर पहुंच गए, ठीक है। अब वहां पे पहुंचने के बाद क्या करता है ये, ऐड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड एल्काइल ग्रुप इन डीएनए, इन डीएनए,
मतलब एल्काइल ग्रुप ऐड कर देता है डीएनए में आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया डीएनए में, जिससे क्या होता है आपका डीएनए क्या होता है, डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है जिससे क्या होता है आपका जो सेल है वो क्या होता है, सेल ना तो आपका सर्वाइव कर पाता है, सर्वाइव करने का मतलब ना तो डीएनए रिपेयर हो पाता है, और इस तरह से डैमेज करता है कि ना तो ये रिपेयर हो पाएगा, रिपेयर नहीं हो पाता, और ना ही डिवाइड हो पाएगा, डिवाइड भी नहीं हो। क्लियर। तो ये होता है इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है या मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप, मैकेनिज्म जो होता है आपके एल्कलाइटिंग एजेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, अगर मैं थ्योरी फॉर्म में कुछ अगर मेंशन किया होगा तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से 2 या 3 को याद कर लीजिएगा। जैसे मुझको याद है आपके साइक्लोफॉस्फामाइड, ये याद है, और आपका बुसुल्फान, ये 2 एग्जाम्पल मुझको याद है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं, ठीक है। क्लोरोमाब्यूसिल भी याद कर सकते हैं आप, ये भी इजी है आपका। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने याद कर मतलब याद किया था, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम आएगा तो मैं क्या करूँगा, 2 और याद कर लूँगा। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करूँ तो ये क्या करते हैं, आल्सो डैमेज आपके नॉर्मल से, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे समझिए कोई भी एजेंट जो मेडिसिन है वो उसकी आंखें तो होता नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता आपके नॉर्मल सेल, ये जैसे कि नॉर्मल सेल है आपका, नॉर्मल सेल, और ये क्या है आपका कैंसर सेल, कैंसर सेल। तो इन दोनों में ये कोई भी जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक जो एजेंट्स होते हैं वो इन दोनों में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट डिवाइडिंग करते हैं, फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये तो फास्ट डिवाइडिंग करते ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है। फास्ट डिवाइड करते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, इसलिए क्या करते हैं, फास्ट डिवाइड करते हैं। तो जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स है वो कुछ जो नॉर्मल से, जैसे कि आपके हेयर के सेल्स हो गए, ठीक है, और आपकी स्किन के सेल हो गए, ठीक है, माउथ के सेल हो गए, माउथ, ठीक है। ये सभी क्या है, फास्ट डिवाइडिंग सेल, ठीक है, फास्ट डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। और जो आपके कैंसर सेल है वो भी क्या है, फास्ट डिवाइडिंग करते हैं, ठीक है। तो इनका जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं, इनके मैकेनिज्म इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये क्या करते हैं, केवल और केवल आपके फास्ट डिवाइडिंग जो कर रहे हैं सेल, उन्हीं पे वर्क कर सके, ठीक। और इसके चक्कर में होता क्या है, जो आपके ये किल तो करते हैं आपके कैंसर सेल को, ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो स्किन के, हेयर के कुछ सेल्स को भी क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं। और यही रीज़न होता है कि आपके जब ट्रीटमेंट चलती है, कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है किसी भी पेशेंट का, तो उसके हेयर हेयर क्या होते हैं, हेयर फॉल होता है उनको, और उसकी स्किन डल हो जाती है, और माउथ में क्या होता है, रेडनेस आ जाती है, सोर्स आ जाते हैं। क्लियर है। और जो हमारे बोन मैरो है, ठीक है, उस उसमें भी क्या होता है, फास्ट डिवाइडिंग होता है, ठीक है। जो बोन मैरो है वो भी क्या करता है, फास्ट डिवाइड करता है, और ये क्या करता है, उसको भी अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है आपका लो ब्लड सेल काउंट होता है, ठीक है। लो ब्लड सेल, जो ब्लड सेल है वो काउंट क्या हो जाता है, गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है, क्योंकि वो सेल जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि WBC हो गया, RBC हो गया, उनको क्या करता है, ये किल कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फास्ट डिवाइडिंग करते हैं, और उनको कैंसर सेल समझ के ये क्या करता है, उसको भी डैमेज कर देता है और उनको मार देता है। क्लियर। तो कोई भी जो मेडिसिन है उस वो एक्यूरेट होता नहीं है, इसलिए कोई भी जो मेडिसिन आप कंज्यूम करते हैं, कभी भी जब आपका तबीयत खराब होता है, तब आप लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए आपका मेडिसिन का। और अदरवाइज आप क्या कीजिए, उस चीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप बुखार वगैरह में भी जो मेडिसिन खाते हैं उसको मत खाया कीजिएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको बल्कि उतना टाइम रिलीफ दे देता है, बट वो क्या करता है, बहुत सारे रिएक्शंस को, जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है।
तो ओवरऑल वो मेडिसिन्स हार्मफुल ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब होम्योपैथेटिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बाहर की बात चल रही है तो हटाओ इसको, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, आपको हेयर लॉस होता है। और नौसिया क्या चीज़ है, आपके जो स्टमक है उसकी जो लेयर है वो भी क्या होता है, आपके डैमेज हो जाता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का कंज्यूम करने की वजह से, ठीक। तो क्या होता है, आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं अपन नौसिया और वॉमिटिंग, ठीक है। और ब्लड काउंट का तो मैंने बता दिया है, जबकि ये क्या करता है, बोन मैरो के जो सेल्स है उसको भी डैमेज कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका ब्लड काउंट कम हो जाता है। और माउथ माउथ से रिलेटेड जो समस्या होती है, रेडनेस, सोर्स, ये सभी क्या होता है, माउथ के जो सेल्स होते हैं वो फास्ट डिवाइड करते हैं। तो ये क्या समझता है, उनको भी कैंसर से समझता है और उनको भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। क्लियर। अब सेकंड अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये क्या है, सेकंड जो एग्जांपल है वो आपका एंटी मेटाबोलाइट। अब ये इसको जानने से पहले, सबसे पहले आपको मेटाबोलाइट्स जानना पड़ेगा। क्लियर। अब मेटाबोलाइट्स होता क्या है, मेटाबोलाइट्स होते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स को समझने से पहले मेटाबोलाइट्स को समझना जरूरी है, तभी तो आप एंटी वर्ड को मेटाबोलाइट से रिलेट करेंगे और एंटी मेटाबोलाइट्स समझ जाएंगे कि ये आखिर होता क्या है, ठीक है। क्यों उसको एंटी वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो मेटाबोलाइट्स होते क्या है आपके, ये क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो कि ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि आप बच्चे थे, उससे क्या हुआ, बड़े हुए, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स की आपको नीड होती है उनको क्या बोलते हैं, हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब ये इनको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी में भी डिवाइड कर सकता हूँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बोल सकता हूँ। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता क्या है, ये समझिए, ठीक है। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो क्या होता है, आपके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट नेसेसरी होता है, या फिर रिक्वायर्ड होता है, लिख देता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड होता है। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, नॉट रिक्वायर, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली रिक्वायर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंट। क्लियर है। मतलब कहने का मतलब, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है। अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जस्ट सेकेंड। तो इसका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल है आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब प्रोटीन कौन से फॉर्म में होता है, आपके अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। क्लियर। और न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड बोलता हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। क्लियर है। ये सभी क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मतलब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करूँ तो कैफीन हो गया, कैफीन क्या है आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। और एंटीबॉडीज हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, बॉडीज हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। अब जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या है, ये समझो, ठीक है। ये क्या होते हैं, फेक फेक मेटाबोलाइट्स होते हैं, फेक मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये तो या तो प्राइमरी होंगे या तो सेकेंडरी होंगे। और ये जो फेक मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्राइमरी ही होते हैं। क्योंकि प्राइमरी क्या होता है, आपके सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन में काम आता है। और ये फेक होने का रीज़न क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक। ये क्या होते हैं, अभी के लिए समझिए।
ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके दिखते हैं एग्जैक्ट मेटाबोलाइट्स की तरह, प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो उसकी तरह दिखते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स का अगर एग्जांपल लूँ तो एक होता है आपका सिक्स सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन। सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन एक एग्जांपल होता है। वो क्या करता है, सेम आपके न्यूक्लियोटाइड्स की तरह दिखता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की तरह दिखता है, लेकिन वो क्या होता है, फेक होता है। ठीक है, अब फेक होने का यहाँ पे रीजन है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिख दी, मेंशन भी कर दिया मैंने। एन एंटी मेटाबोलाइट्स इज अ केमिकली दैट लुक लाइक अ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, मतलब नेचुरल मेटाबोलाइट्स की तरह दिखते हैं बट एक्ट एज अ फेक। बट ये होते क्या है, फेक होते हैं, ठीक है, ये फेक होते हैं, क्लियर है। ये दिखते हैं नेचुरल मेटाबोलाइट्स की तरह, बट ये क्या होता है, फेक होते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, अब ये वर्क, पहले वर्क समझ लेते हैं फिर इसकी एग्जांपल। और यहाँ पे जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ वो न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जांपल से लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जांपल है, मतलब फेक न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि ये समझिए कि ये क्या है, आपका कैंसर सेल है। ये क्या है आपका, कैंसर सेल है, कैंसर सेल, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसको क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायर्ड होगा किसका, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, मेटाबोलाइट्स का, क्लियर है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कौन से वाले, आपके न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है। ये प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको जब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो। अब ये क्यों रिक्वायरमेंट होता है ये समझिए, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है वो, हालांकि हम ऐसा मेंशन करते हैं बट ये होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिल मिल के ऐसे बनता है, ठीक। आपने सेकंड सेमेस्टर में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें पता होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अगर मैं उनको मोती कंसिडर करूँ तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है, मोती से पिरा हुआ माला होता है, ठीक। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो एक के बाद ऐसे अरेंज होके, ठीक है, पूरे डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है। अब ये यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है क्या है, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और उसमें भी कौन सा वाले, न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि डीएनए आपको रेप्लिकेट करना है तो उसके मटेरियल तो आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जब एक कैंसर सेल को डिवाइड करना होगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स की नीड करेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स को खोजेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं या फिर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसने क्या खा दिया है अभी, एंटी मेटाबोलाइट्स खाया है, एंटी मेटाबोलाइट्स कंज्यूम किया है, और उसमें भी कौन से वाले, आपके प्यूरिन्स वाले, प्यूरिन्स वाले जो कि सिक्स मर्केप्टो प्यूरिन है, ठीक है, मैंने पहले बताया, ठीक। अब इसको क्या किया इसने, इनटेक कर लिया, ठीक है, मतलब दवाई के फॉर्म में खा लिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये आपके बॉडी में घूमेगा 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 घूमेगा, पूरा बॉडी में घूमता ही रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पे जिसकी कैंसर सेल में पहुंच गया, एज्यूम कर दें कि ये क्या हो गया, आपकी कैंसर सेल के आसपास पहुंच गया, ये न्यूक्लियोटाइड जो है एंटी एंटी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, बोलाइट्स, ठीक है, ये क्या हुआ, आपके कैंसर सेल के आसपास मौजूद है, ठीक है। अब ये कैंसर सेल क्या करेगा, इसको यूज करेगा आपके डीएनए को रेप्लिकेशन में, मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या करेगा, इसको ओरिजिनल वाला न्यूक्लियोटाइड समझ के इसको क्या करेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। अब यूज करेगा तो यहाँ पे जो आपका डीएनए फॉर्म होगा, ठीक है, उसमें कुछ फेक न्यूक्लियोटाइड्स भी लगे होंगे, क्लियर है। अब ये देखेगा यार, मतलब जब ये डिवाइड करना रहेगा, ठीक है, तब ये नोट डाउन करेगा, यहाँ पे जैसे रेप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को यूज कर लेगा, ठीक है। तो जब यूज करने के बाद ये, जब ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन के लिए दो डीएनए को क्या करेगा, अलग करेगा, तब इसको रियलाइज होगा कि ये क्या है, फेक न्यूक्लियोटाइड्स है, और डीएनए आपका अलग होगा ही नहीं, ठीक है। और डीएनए ओवरऑल डैमेज हो जाएगा क्योंकि इसके बीच बीच में क्या हो गया, फेक न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हो गए हैं, ठीक है। और एक बार अरेंज होने के बाद वो रिपेयर होता नहीं है और ना ही हटता है, ठीक है। यहाँ पे नट ब्लू,
नहीं कसा होता है, ठीक है, नट वगैरह नहीं कसा होता है, जो कि यहाँ पे इजिली रिमूव आउट कर लेंगे। एक बार न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हो गया, ठीक है, फिर उसको सेपरेट आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी सेल्स के लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, अगर इस सेल ने उस न्यूक्लियोटाइड्स को एज अ डीएनए रेप्लिकेशन यूज कर लिया, ठीक है, तो वो डीएनए क्या होगा, डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स, और ना तो डीएनए रेप्लिकेशन कर पाएगा और ना तो डीएनए डीएनए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल सेल का डेथ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है इसका बेसिक फिनोमिना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मेंशन में, यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया, एंटी मेटाबोलाइट्स मेटाबोलाइट्स क्या किया, कंज्यूम किया, कंज्यूम कंज्यूम किया, ठीक है। अभी इसमें भी कौन से वाले, आपके न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करूँ तो 6 मर्केप्टो प्यूरिन है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। अब ये बॉडी में पहुंच गया, जब हमारे कैंसर सेल क्या करेंगे, कैंसर कैंसर सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड्स को यूज इट इफ, यहाँ पे इफ डाल देता हूँ, इफ यूज इट, ठीक है। तो वो क्या होंगे, आपके डीएनए डिवाइड करने के टाइम क्या होगा, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो अगर इसने डिवाइड के टाइम क्या कर दिया, इसको यूज कर लिया, तो हमारा इसका क्या होगा, डीएनए जो होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ना तो ये डिवाइड कर पाएगा, ना तो ये क्या करेगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा, और ना ही रिपेयर कर पाएगा, रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब अगर तीसरा एग्जांपल में चलूँ, अब मैंने यहाँ पे 6 मर्केप्टोप्यूरिन ही याद किया, ठीक है। आप बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि पैरामिडीन, ठीक है, पिरामिडीन भी है आपके, प्यूरिन पिरामिडीन, ठीक है, दोनों के फॉर्म में आपके एंटी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 फ्लोरो यूरासिल भी है, ठीक है, ये इजी एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको इजी जाता है वो याद कर लीजिएगा। क्लियर है? अब चलते हैं, जो आपका थर्ड है, थर्ड जो एग्जांपल है आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का, वो क्या है आपका, कार्सिनोलेटिक एंटीबायोटिक, ठीक है। अब ये कार्सिनोलेटिक एंटीबायोटिक वर्क कैसे करता है, इसको समझिए, ठीक है। जो कार्सिनोलेटिक एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, सीधा सीधा आपके डीएनए को क्या करता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। अगर इस वर्ड को मैं डिकोड करूँ, जो कार्सिनोलेटिक है उसको क्या करूँ, डिकोड करूँ, तो ये क्या करता है, रेफर करता है समथिंग डिस्ट्रॉय, ठीक है, रेफर्स समथिंग दैट डिस्ट्रॉय और ब्रेक, ठीक है। कार्सिनोलेटिक जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी चीज को तोड़ने या फिर डिस्ट्रॉय करने का मतलब में डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्सिनो जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो जिसका क्या नाम है, कारकिनोज, ठीक है। कारकिनोज जो है, ठीक है, वो कैंसर को बोला जाता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड में, ठीक है। और जो कार्सिनो है, ठीक है, कार्सिनो किसको बोला जाता है आपके, यहाँ पे थोड़ा फंबल हो रहा है, ठीक है। कार्सिनो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जस्ट अ सेकंड में पानी पी लूँ। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कार्सिनोलेटिक एजेंट की, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल है जो कि हमारे एमएससी सिलेबस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एम जो कार्सिनो वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब होता क्या है, कैंसर, ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम क्या है, कार्किनोस, ठीक है। इसका वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है वो कैंसर होता है, और लेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, लाइसिस, मतलब कैंसर को लाइसिस करने वाला एजेंट। क्लियर है?
कार्सिनोलेटिक मतलब क्या होता है, कार्सिनो मतलब कैंसर होता है और लेटिक मतलब उसको लाइसिस करना या डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, या ब्रेक करना। तो यहाँ पे कार्सिनोलेटिक, ठीक है, कार्सिनोलेटिक मतलब कैंसर को डिस्ट्रॉय करने वाला एजेंट। क्लियर है? अब ये डिस्ट्रॉय कैसे करता है, इसका बेसिक फिनोमिना के बारे में बात करते हैं। ये क्या करता है, आपके डैमेज करता है डीएनए को। मैंने पहले ही बताया कि जो आधे से ज़्यादा जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ डीएनए को डैमेज करेंगे। तो अगर आप बाई चांस पेपर हॉल में भूलते हैं, ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई भी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का एग्जाम्पल अगर लिखने को आ गया है और बाई चांस आप भूल गए होंगे, तो क्या करेंगे आप उसको बेसिक मैकेनिज्म में क्या लिख देंगे, इट्स मतलब ये डैमेज करता है डीएनए को और इस चीज़ से क्या होता है, कैंसर सेल डेड हो जाता है, ऐसा करके घुमा फिरा के आप लिख दीजिएगा। और बेसिक मैकेनिज्म पूछा जाए तो सिर्फ ये लिखिएगा कि ये क्या करता है, डैमेज करता है डीएनए को कैंसर सेल के। क्लियर है? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो आपके एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज ही करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका कैंसर सेल क्या होता है, डिवाइड नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है आपका जो कैंसर है वो फैल नहीं पाता है। क्लियर है? अब ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैं दो ही एग्जाम्पल को याद कर किया हूँ। ठीक है, माइटोमाइसिन सी और आपका एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी याद कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो दो ही याद किया हूँ, एक्टिनोमाइसिन डी और माइटोमाइसिन सी। क्लियर? अब अगर मैं चौथा एग्जांपल पे चलूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है, सीधा सीधा जो मैंने कार्सिनोलेटिक है, कार्सिनोलेटिक जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है वो क्या करता है, सीधा सीधा आपके डीएनए पे जाता है, आपके कैंसर सेल के, उसको क्या करता है, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये माइटोटिक इनहिबिटर जो है आपका, जो लास्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो माइटोटिक इनहिबिटर है, ठीक है, वो क्या है, आपका इनहिबिट करता है माइटोसिस को। ठीक है, अब माइटोटिक यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, आपका सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, और जो कि माइटोटिक है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोटिक, माइटोटिक, माइटोटिक वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनहिबिट, इनहिबिट क्या करता है, डिवीजन को इनहिबिट करता है। ठीक है, दैट्स मीन ये क्या करता है, इनहिबिट डिवीजन, इनहिबिट डिवीजन। ठीक है, इस वर्ड का अगर बेसिक मीनिंग मैं करूँ, ठीक है, तो ये इसका वर्ड का क्या होगा, बेसिक मीनिंग इनहिबिट करता है ये डिवीजन को। ठीक, अब वो कैसे करता है ये समझे। ठीक, जो माइटोटिक इनहिबिटर होता है इसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है, कंज्यूम करते हैं सबसे पहले। ठीक, और ये क्या करता है, कैंसर सेल में जैसे ही पहुंचता है, कैंसर सेल, एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, आपका कैंसर सेल है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आपका डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये किसी तरीके से क्या कर लेता है, अपना पहला स्टेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन उसको पार कर लेता है। ठीक है, तब क्या होता है, आपका माइटोटिक इनहिबिटर क्या करता है, इस स्टेज पे काम आता है। ठीक, माइटोटिक इनहिबिटर क्या करता है, वो जब अगर आपका कैंसर सेल पहला स्टेप पार कर लिया है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया है उसने, ठीक, किसी भी तरीके से, तो ये क्या करता है, उस केस में माइटोटिक इनहिबिटर क्या करता है, यूज कर मतलब काम आता है। और ये काम कैसे आता है, ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है मैंने पहले ही बताया है, उसको क्या करता है, फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये क्या है आपका, तो थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं। ठीक, डायग्राम। ठीक है, तो ये माइटोटिक जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, आपके स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइबर जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहो, इनहिबिट करता है इसका फॉर्मेशन, इनहिबिट, इनहिबिट देयर फॉर्मेशन, देयर फॉर्मेशन, मतलब इसको फॉर्मेशन नहीं होने देता। ठीक है, और जिससे होगा क्या, अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम बोलता हूँ डीएनए है, ठीक, ये जो डीएनए है, ठीक है, हालांकि वो क्रोमोसोम ही होता है, बट मैं आप कंफ्यूज ना करूं इसलिए भी उसको क्या बोल दिया, डीएनए बोल दिया, हालांकि वो क्रोमोसोम ही होता है। ठीक,
तो छोड़ो उसको, इग्नोर कीजिए आप। ये डीएनए जब तक अगर स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होगा तो ये जो डीएनए है वो क्या होगा, अपोजिट पोल में जाएगा नहीं। ठीक, ये जो डीएनए है वो अपोजिट पोल में, यहाँ पे जैसे डीएनए वो अपोजिट पोल में ऐसा इस स्टेज में जा नहीं पाएगा। मतलब अपोजिट पोल में अगर गया नहीं, दैट्स मीन सेल क्या, सेल डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? तो इस ये माइटोटिक जो इनिबिटर होता है वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन होने से रोक देता है, जिससे क्या होगा आपका, क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड। ओहो, ठीक है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ छेड़ना बेकार है। ठीक है, स्मॉल कर लेता हूँ पहले मैं, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो आपका ये के माइटोटिक जो इनिबिटर होता है वो क्या करता है, आपके स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन होने से रोक देता है। ठीक है, माइटोटिक जो इनिबिटर होता है वो क्या करता है, आपकी स्पिंडल फाइबर को फॉर्म होने से रोक देता है। ठीक है, ऐसे ही रहेगी क्या? कहाँ गया यार, थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे, ठीक। तो जो माइटोटिक इनिबिटर होता है वो क्या करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकता है, जिससे क्या होता है, आपका जो डीएनए है वो क्या होता है, अपोजिट पोल में जा नहीं पाता, जैसे कि इस स्टेज में देख रहे होगे आप। ठीक है, इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे अपोजिट पोल में जा नहीं पाता है। और अगर अपोजिट पोल में जा नहीं पाएगा, जिससे ये सेल में, दो सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से माइटोटिक इनिबिटर काम करता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि माइटोटिक इनिबिटर दिया कब जाता है, जब आपका फ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब जो कैंसर सेल है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, तब इस केस में क्या क्या किया जाता है, आपके माइटोटिक इनिबिटर को दिया जाता है। क्लियर है? क्योंकि उस समय डीएनए रेप्लिकेशन हो गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोटिक इनिबिटर मतलब देना तो नेसेसरी है, क्योंकि माइटोटिक इनिबिटर, क्योंकि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन कर जाते हैं, बट उसके बाद भी अगर उनको कंट्रोल करना रहता है तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक के हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपके सभी जो, हाँ, क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, अगर जो पहले जो पोर्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि सेल साइकिल और सेल से रिलेटेड कुछ बातें की, अगर उसको स्किप करना का चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइमलाइन डाल दूंगा डायरेक्टली, जो आपके एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं उसको सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।